नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित अभी सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, मैंने प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक विश्व की 4 बड़ी सभ्यताओं में से एक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विश्व की 4 बड़ी सभ्यता कौन कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की 4 बड़ी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उसमें से अधिकतर का नाम उस जिस नदी के किनारे वो बसे हुए हैं उसके आधार पे रखी गई है। जैसे नील नदी की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई है, उसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, भारत में इसके खोज का श्रेय एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जॉन मार्शल को जाता है। जी हाँ, उस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1921 में। तो उसमें भारतीय पुरातत्व का जो संगठन था, उनके चीफ थे सर जॉन मार्शल। तो इन्हीं को जाता है हमारे सिंधु घाटी सभ्यताओं के खोज का श्रेय। अब उनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज का श्रेय प्रोफेसर दयाराम साहनी को जाता है। जी हाँ, प्रोफेसर दयाराम साहनी को। और मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय प्रोफेसर राखालदास बनर्जी को जाता है। जी हाँ, ये दोनों सर जॉन मार्शल के अंडर में रहकर ही काम कर रहे थे। इसीलिए टोटल जो मुख्य श्रेय है सर जॉन मार्शल को जाता है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि एक विस्तृत सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसका क्षेत्र ऐसे जो आधुनिक काल के इतिहास में माना गया है कि सुतका गेदोर, जी हाँ, सुतका गेदोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहाँ से शुरू होता है और कश्मीर के मांदा, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद, यहाँ तक फैला हुआ था। तो इसके बारे में हम आपको अंत में, वीडियो के अंत में एक मैप के थ्रू आपको इसकी जानकारी हम प्रदान करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 मुख्य नगर सोर्तुगोई और मुंडीकाक, जी हाँ, ये 2 शहर हैं, सोर्तुगोई और मुंडीकाक, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और रहा डिटेल्स का जो विस्तार है वो मैं लास्ट में आपको मैप के थ्रू बता दूंगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। समय, इसका कालखंड, इसका समय क्या है? तो कई पुरातत्ववेताओं में, इतिहासकारों में इसके लिए मतभेद है। सर जॉन मार्शल के अनुसार उन्होंने इसका समय 3250 बीसी से 1750 बीसी निर्धारित किया है। लेकिन वहीं भारतीय जो पुरातत्ववेत्ता है डीपी अग्रवाल, इन्होंने प्रयोग किया था C14 पद्धति। जी हाँ, C14 पद्धति आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, जो किसी भी चीज़ों का जो होता है उम्र की गणना करने के लिए C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो भी है आधारित, ये पूर्णतया जो है पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। जी हाँ, क्योंकि लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिले हैं, इसीलिए पुरातत्व जो भी स्रोत मिले हैं उनका इन्होंने कार्बन 14 पद्धति से उम्र की गणना की। तो उनके अनुसार डीपी अग्रवाल ने इसका समय 2300 से 1750 बीसी तक माना है। लेकिन आपसी सहमति हुई, इतिहासकारों में आपसी सहमति हुई, एक निर्णय पर पहुंचा गया कि आखिर इसका समय क्या है। तो इतिहासकारों के आपसी सहमति से 2500 बीसी से 1700 बीसी इसका समय निर्धारित किया गया।
क्योंकि लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण एक्चुअल जो समय है वो किसी को पता नहीं है। इसीलिए इतिहासकारों ने इस पर सहमति बनाई, किस पे, 2500 से 1700 BC में। अब आ जाए नामांकन। नामांकन सिंधु घाटी सभ्यता को दो नाम से जाने जाता है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता में एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो पाकिस्तान प्रांत में, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाई जाती है या मिली है। तो वो अब तक मिले हुए सारे सभ्यताओं से सबसे बड़ी थी, तो इसीलिए इसके आधार पर इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं उद्भव। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था? तो इसमें से दो मत मुख्य रूप से प्रचलित हैं, एक विदेशी मत और दूसरा भारतीय मत। विदेशी इतिहासकारों में से या पुरातत्ववेताओं में सर जॉन मार्शल और व्हीलर के अनुसार ये एक प्रकार की सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुई सभ्यता है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता एक सुमेरियन सभ्यता से विकसित है। तो ये किसने कहा है? जॉन मार्शल और व्हीलर साहब ने। कारण कहा है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग वहाँ से आए और यहाँ आके बस गए। वहीं भारतीय मतों के अनुसार राखाल दास बनर्जी, वही राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इनका मत कुछ अलग है। ये कहते हैं कि द्रविड़ आके बसे, सुमेरियन नहीं, द्रविड़ यहाँ आके बसे, इसीलिए उन्होंने द्रविड़ों को श्रेय दिया है, न कि सुमेरियन को। तो थोड़ा दोनों में मतभेद है इसमें। अब आते हैं इसकी विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदिकालीन सभ्यता कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि प्राचीन भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को आदिकालीन सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कि लिपि का तो आविष्कार हुआ था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, तो जो पढ़ा ही नहीं गया तो उसको स्रोत मानना मूर्खता होगा, इसीलिए इसे आदिकालीन सभ्यता कहा जाता है। उसी प्रकार इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जी हाँ, पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि इसमें कांसे की मूर्ति और औजार की प्राप्ति हुई है। जी हाँ, कांसे की मूर्ति और औजार। कांसा एक, वही बताए थे आपको कि तांबा और टीन का मिश्र धातु से बनाया जाता है कांसा। तो कांसे की मूर्ति और औजार मिले हैं, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो उदार, यहाँ के लोग जो थे उदार शांति प्रिय होते थे। यहाँ के लोग उदार और शांति प्रिय होते थे, क्योंकि युद्धों की इनको जानकारी नहीं थी। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला है कि युद्ध किए हो या फिर आपसी रंजिश हुआ हो, कहीं प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए यहाँ के लोगों को शांति प्रिय और उदार कहा जाता है। जैसा कि मैंने विस्तार के बारे में आप लोग को पहले बताया था कि इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर के मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में चले जाएं तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और पश्चिम में सुदका गेदोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ये मिलता है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक विस्तृत सभ्यता है। जी हाँ, अगर इसको क्षेत्रफल निकाला जाए, ये सारे को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुजाकार आकृति मिलती है, और इनको सबको मिला दिया जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये एक सभ्यता फैली थी। इसीलिए इसे एक विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है। अब आ जाए, देख लेते हैं थोड़ी नगरीय संरचना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नगरीय संरचना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी के अंदर में मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय संरचना। जी हाँ, नगरीय संरचना। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय संरचना बहुत ही शानदार होती थी। आधुनिक काल का अगर देखा जाए तो
कहीं से भी कम नहीं थी। हालांकि पुरानी सभ्यता है, कुछ तो अंतर होगा, लेकिन कहीं से भी कम नहीं थी। तो देख लेते हैं एक बार। नगरें ग्रिड प्रणाली के अनुसार बनाई जाती थी। जी हाँ, नगरें जो था वो ग्रिड प्रणाली। अब ग्रिड प्रणाली क्या है, इसमें हम आपको आगे बताएंगे। मुख्य सड़कें चौड़ी, समानांतर, समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़कें लगभग 8 से 10 मीटर की चौड़ी होती थी, 8 फुट की चौड़ी होती थी, और वो क्या होती थी, समानांतर होती थी। जैसे एक सड़क निकला, उसके समानांतर एक दूसरा सड़क निकला, हाँ, और उसके बीच में जो भी सड़क निकलती थी वो समानांतर पे एक दूसरे को काटती थी। तो मैं एक बार आपको एक आइडिया देकर बताता हूँ। जैसे सड़कें होती थी, ये मान लिया जाए मुख्य सड़क है, मुख्य सड़कें चौड़ी, ये सड़कें चौड़ी हुआ करती थी। मुख्य सड़क एक दूसरे से समानांतर हुआ करती थी और समकोण पे काटती थी। अब समकोण पे काटना क्या हो गया, जैसे एक सड़क इधर निकला, एक सड़क इधर निकला, अब उसी तरह दूसरी सड़क एक इधर से निकल गई, एक सड़क इधर से निकल गई। तो ये सड़कें होती थी जो आपस में समकोण पे काटती थी, और इन्हीं के बीच में घर बने होते थे। जी हाँ, इन्हीं सड़कों के किनारे घर बने होते थे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड प्रणाली। जी हाँ, अब देखा जाए तो जो मुख्य जो चौड़े सड़क होते हुआ करती थी, उसी में से का एक कुछ छोटी छोटी संकीर्ण सड़क होती थी। लगभग 3 से 4 फुट की या 5 फुट की छोटी संकीर्ण सड़क जो है मुख्य सड़कों को जोड़ती हुई निकलती थी। अब जो था, जो भी घर जो किनारे में बने होते थे, देखिए संकीर्ण सड़कों के किनारों घरों का निर्माण किया जाता था। ये जो संकीर्ण सड़क निकली, इन्हीं के किनारे घरों का निर्माण किया जाता था। अब था, घरों के खिड़की दरवाजे संकीर्ण सड़कों की तरफ खुलते थे। अब ये जो घर बने होते थे, इनकी जो खिड़कियां थी, दरवाजे, ये संकीर्ण सड़कों की तरफ खुलते थे। अब इसका कारण क्या था, ये तो अभी तक किसी ने इतिहासकार ने डिफाइन नहीं किया है या बताया नहीं है, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जाता है कि चौड़ी सड़कों के पीछे से धूल आते होंगे, या सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसलिए ये जो दरवाज़ा खिड़कियाँ होती थी, ये सब संकीर्ण सड़कों की तरफ खुली होती थी। केवल लोथल, जी हाँ, गुजरात का एक जगह है लोथल, जहाँ एक सभ्यता मिली है, वहाँ पर सिर्फ जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो मुख्य सड़कों की तरफ खुली हुई मिली है। जी हाँ, अब देखा जाए घरों का निर्माण। घरों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। जी हाँ, इसके प्रमाण मिले हैं कि घरों का जो भी निर्माण हुआ वो पक्की ईंटों से बने हैं। नगरों को घेरने वाली दीवार कच्ची ईंटों से बनी होती थी। जो नगरों को जो घेरता था, चारों तरफ से परकोटे बनाए जाते थे चारों तरफ से घेरने के लिए नगरों की दीवार, वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। यहाँ तक कि सड़क भी जो बनाई जाती थी वो भी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था सड़कों के निर्माण के लिए। अब घरों में जल की व्यवस्था। जल के लिए लगभग हर घर में पानी के लिए कुओं का प्रयोग होता था। जी हाँ, लगभग कुओं से ही पानी खींचा जाता था और घर में पानी की आपूर्ति की जाती थी। अब देखिए, जल की आपूर्ति के साथ साथ उसकी निकासी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी संरचना थी और बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब पूछे गए हैं कि जल की निकासी के लिए क्या व्यवस्था किया जाता था। तो जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध किया गया था। जी हाँ, नालियों का प्रबंध किया गया था। अब नालियाँ देखिए बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी। जैसे घरों से एक नाली निकलती थी,
और सड़कों के किनारे एक हौज बनाया हुआ होता था। जो मुख्य सड़क होता था चौड़ा वाला, उसके किनारे एक हौज बनाया हुआ होता था। तो घरों से जो भी नालियाँ निकलती थी उसके पानी कचरे सब वो मुख्य सड़क के किनारे वाले हौज में चली जाती थी। अब उस हौज से अन्य नाली निकलती थी जो नगर के बाहर जाके कचरे को या दूषित पानी को, नालियों के पानी को छोड़ने का काम करती थी। तो बहुत ही अच्छी नालियों की संरचना थी। सिर्फ धौलावीरा में देखा जाए, धौलावीरा जो गुजरात में है, जो एक सभ्यता है, उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया है। सिर्फ धौलावीरा में मिला है, बाकी सब जगह एज इट इज़ नालियों का जो प्रबंध है वही किया गया है, लेकिन धौलावीरा में लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है। घरों में यथास्थिति शौचालयों की व्यवस्था की जाती थी। अब नगर के बीचों बीच सामुदायिक भवन बनाए जाते थे। जी हाँ, वहाँ उसमें एक नगर के बीच में बहुत विशाल सामुदायिक भवन बनाए जाते थे। इसमें इसका कारण क्या था? इसमें सभागार होते थे। किसी भी पंचायत व्यवस्था हो, कोई भी सभा करना हो, तो इसीलिए एक सामुदायिक भवन बनाया जाता था। इस सामुदायिक भवन में स्नानागार की भी व्यवस्था की जाती थी। अभी क्या था, सामुदायिक भवन चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरे होते थे, बीच में तालाब है, उसमें को स्नानागार के रूप में यूज किया जाता था। अब वहाँ पर लोग स्नान करते थे। अब कपड़ा बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। तो इस तरह से स्नानागार की व्यवस्था सामुदायिक भवन में की जाती थी। अब देख लेते हैं थोड़ा सामाजिक स्थिति के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति लोगों की क्या थी। लोगों का 2 वर्ग में समाज बंटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 2 वर्गों में बंटा हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जी हाँ, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में उच्च वर्ग के अंतर्गत धनाढ़, कुलीन, जो पैसे वाले लोग होते थे, और संभ्रांत परिवार के लोग होते थे, धनाढ़ लोग, तो वो लोग जो है उच्च वर्ग में आते थे। और उनकी जो बस्तियां होती थी वो नगर के एक क्षेत्र में होती थी, और दूसरे क्षेत्र में जो होती थी वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए होता था, जिसमें मजदूर, किसान, गरीब तबके के लोग रहते थे। जहाँ धनाढ़ और कुलीन वर्ग के लोगों का जो मकान था बड़े होते थे, ऊंचे होते थे, पक्के के होते थे, उन्हें दुर्ग कहा जाता था। वहीं छोटे और गरीब तबके के लोगों का घर छोटा ही होता था। तो इस तरह से 2 वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन धौलावीरा गुजरात में देखा गया है कि मतलब जो नगरों का वर्गीकरण था वो 3 भागों में होता था। जी हाँ, धौलावीरा में 3 भाग में बटा था। धौलावीरा में 3 भागों में बटा था। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, आर्थिक स्थिति क्या थी उन लोगों की देख लेते हैं जरा सा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, जरा से यहाँ पे एक बार नजर डालते हैं। व्यापार मुख्य स्रोत जो था, लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत जो था वो था व्यापार। जी हाँ, व्यापार करने के लिए नगरों में बीच में विशाल विशाल अन्नागार का बनाए गए थे। बहुत विशाल विशाल अन्नागार बनाए गए थे। अन्नागार में क्या होता था, अन्न का भंडारण किया जाता था। जो भी कृषि उपज होते थे वो एक जगह लाके उसको भंडारण किया जाता था, और वहीं से ले जाकर व्यापारी लोग जो होते थे वहीं से अन्न को निकाल के ले जाते थे और बाजार में बेचते थे, या फिर कहीं से और निर्यात करते थे। इस तरह से वो लोग व्यापार करते थे। कृषि उपज के अलावे बर्तन, औजार, कांस्य की मूर्तियाँ, कपास आदि का व्यापार किया जाता था। जी हाँ, कृषि उपज के अलावे बर्तन, औजार, कांस्य की मूर्तियाँ और कपास आदि का व्यापार किया जाता था। साथ में खेती के बारे में देखा जाए तो गेहूँ, राई, मटर, कपास, इन सबों की खेती की जाती थी। तो अभी तक में हम लोगों ने देख लिया कि सिंधु घाटी का समय काल क्या है, उसका नामांकन किस प्रकार किया जाता है, उद्भव क्या है, मतलब कहाँ से वो आए, विशेषता क्या थी, उसका विस्तार क्या था, नगरीय संरचना के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लिया। अब आते हैं हम लोग
कला संस्कृति के बारे में। कोई भी सभ्यता है, संस्कृति है, तो उसका तो कला होगा ही, संस्कृति सभ्यता होगी ही। तो इन लोगों को लिपि का ज्ञान हो चुका था। जी हाँ, इस समय तक लिपि का ज्ञान हो चुका था लोगों को। चित्रलिपि जो है, ज़्यादातर मुख्य रूप से चित्रलिपि चला करती थी, जहाँ चित्रों के माध्यम से अपनी जानकारी को लोग बांटते थे। कहाँ से प्रमाण मिला है? जो कांस्य की मुद्रा जो चली थी वहाँ, वो लोग कांस्य की मुद्रा चलाते थे, तो उस पे जो मिला है प्रमाण के रूप में, उस पे ये चित्रलिपि में अंकित है, चित्रलिपि अंकित है उसके ऊपर। यह एक प्रमाण के रूप में प्राप्त हुआ है कि इससे पता चलता है कि लोगों को लिपि का ज्ञान था। अब चले हैं अन्य चीज़ों में। मूर्ति कला का भी लोगों को ज्ञान था। जी हाँ, वो लोगों को मूर्ति कला का भी ज्ञान था। एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है वहाँ पे। जी, कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि मूर्ति कला का ज्ञान था। अभी देख लें, मातृदेवी, पशुपति और वृक्षों की पूजा की जाती थी। एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है मातृदेवी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि मातृदेवी की वो लोग पूजा करते थे। वो लोग पशुपति की भी पूजा करते थे और साथ में वृक्षों की पूजा करते थे। आप आज भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल, बरगद। उसी प्रकार उस वक्त भी वृक्षों की पूजा की जाती थी। लोग को माप तौल की भी जानकारी थी। अब व्यापार करने के लिए, विनिमय करने के लिए वो लोग मापतौल का प्रयोग करते थे। तो मापतौल के लिए वो लोग तराजू का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, जिस तरह आज भी किया जाता है, उस समय भी तराजू का ज्ञान लोगों को था। वजन का पैमाना जो था 16 के गुणज पे आधारित था। आज 1 किलो 2 किलो, तो उस वक्त 16 के गुणज पे आधारित होता था। लोग का पशुपालन के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि का प्रयोग करते थे। पशुपालन के लिए लोग हाथी, घोड़े, ऊंट इस तरह के जानवर आदि पालने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब कोई भी सभ्यता का उत्थान हुआ है, चल रहा है, तो निश्चय ही है कि उसका एक दिन पतन होगा ही। तो कैसे पतन हुआ सिंधु घाटी का सभ्यता का, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। बाढ़, पहले कारणों में बाढ़। प्रोफेसर एस राव, जॉन मार्शल और मैके के अनुसार ने ये अपना तथ्य दिया है कि अधिकतर सभ्यता जो है, या सिंधु घाटी की सभ्यता जो नदी के किनारे बसी हुई थी, अचानक कहीं से भीषण बाढ़ आया होगा और पूरी सभ्यता समाप्त हो गई है। ये कहा है एस राव, जॉन मार्शल और मैके ने। और दूसरे में आते हैं हम लोग, तो देखते हैं आर्यों का आक्रमण। दूसरे पुरातत्ववेताओं या इतिहासकारों, जिसमें गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने ये आधार दिया है कि नहीं, उनका बाढ़ से नहीं बल्कि आर्यों के आक्रमण से वो लोगों का पतन हो गया है। अब इनका आधार क्या बनाया? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नरकंकाल जो प्राप्त हुआ है, जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, तो उससे जो प्राप्त जो है नरकंकाल के आधार को बनाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप ये समाप्त हुए हैं। यू आर कैनेडी ने बताया है कि ये संक्रामक बीमारी के कारण ये सभ्यता का समाप्त हुआ, जिसमें से उन्होंने मलेरिया जैसे कोई संक्रामक बीमारी हो गया होगा, अचानक से पूरा फैल गया होगा और लोग मारे गए होंगे, और इस प्रकार का सभ्यता का समाप्त हो गया है। जैसे कि आजकल कोरोना से लोग खौफ में, उसी प्रकार शायद किसी को ऐसी बीमारी फैल गई होगी जिससे पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। अब देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन, इसको भी एक आधार माना गया है। अंधाधुंध कटाई वनों का, अब सभ्यता का विकास हो रहा है, जगह जमीन का जरूरत है, कृषि भूमि की जरूरत है, तो लोग क्या करते थे? अंधाधुंध वनों की कटाई करते थे। तो प्रोफेसर अमलानंद घोष ने इस तथ्य को ही आधार बनाया है कि अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया हो और उस वक्त के जो सभ्यता हो वो नष्ट हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। अन्य कारणों में जरा हम देख लेते हैं क्या है। कुछ अन्य कारण भी दिए गए हैं, जिसमें कुछ इतिहासकारों ने अग्निकांड दिया है कि भीषण अग्निकांड आया होगा
और सारा जल के समाप्त हो गया। कहीं कहीं प्रशासनिक विफलता, विदेशी आक्रमणों को भी माना गया कि विदेशी आक्रांता लोग आए और प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो वो उन लोगों ने आक्रमण किया और पूरी सभ्यता को तहस नहस कर डाला। तो कहीं लोग विदेशी आक्रमण को भी कुछ इतिहासकार प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार एक मत तो नहीं बनता है कि आखिर एक्चुअल कारण क्या था, जो एक मत नहीं बन पाया है। लेकिन हाँ, इतना तो सभी इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि कहीं बाढ़ आया हो तो कोई सभ्यता समाप्त हो गई हो, कहीं अग्निकांड हुआ हो तो कोई सभ्यता समाप्त हो गई हो, तो कहीं संक्रामक बीमारी फैल गया तो कोई सभ्यता समाप्त हो गई हो। तो एक कारण कहीं इसके पतन का कोई एक कारण नहीं दिया जा सकता है। ये इन लोगों ने आपसी सहमति से बताया। तो दोस्तों आइए हम मैप के थ्रू थोड़ी सी जानने की प्रयत्न करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को। तो दोस्तों उत्तर में अगर हम देख लें भारतीय क्षेत्र में, तो कश्मीर में मांदा एक जगह है, मांदा कश्मीर में। ये सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, मांदा। दक्षिणी क्षेत्र में आ जाए तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक जगह है दाइमाबाद, दाइमाबाद। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है दाइमाबाद। उसी प्रकार पूर्व के क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और पूर्व के क्षेत्र में देखा जाए तो बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान, ये जो क्षेत्र है बलूचिस्तान का क्षेत्र जो है, तो यहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम इन सबको मिला दें तो एक त्रिभुजाकार आकृति हमें प्राप्त होती है। तो आइए देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होती है। तो ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं कितना विस्तृत क्षेत्र है इसका, इसीलिए इसे हम विस्तृत सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। और अब देखें हम जरा सा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये रावी नदी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रावी नदी का क्षेत्र। जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपको यहीं प्राप्त हुई है, यहाँ पर प्राप्त हुई है हड़प्पा। जी हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई है, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं उसको सिंधु घाटी में या सिंधु नदी पे टिक कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वहाँ अगर रावी नदी आपको दिया हुआ है तो आपको रावी नदी मारना है। यदि अगर रावी नदी ना हो तो आप सिंधु घाटी में या सिंधु नदी में मार सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ एक्चुअल में ये रावी नदी किनारे मिला है। उसी प्रकार देखा जाए ये सिंध का क्षेत्र में, ये सिंध के क्षेत्र में यहाँ मोहनजोदड़ो या जो मोहनजोदाड़ो और चान्होदड़ो, ये दो प्रकार की सभ्यता आपको सिंध प्रांत में पाई गई है, मिली है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, मैप के थ्रू भी समझाने का मैंने प्रयत्न किया है, तो आप इससे भी आप समझ सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रमुख स्थलों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास किया है कि कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो ये हड़प्पा का क्षेत्र, हड़प्पा ये पाकिस्तानी पंजाबी क्षेत्र में है, पंजाब के क्षेत्र में है। जी हाँ, जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में पंजाब के दो भाग हो गए, एक भाग पाकिस्तान में चला गया और एक
भारत क्षेत्र में रहा, तो जो हड़प्पा जो है पाकिस्तानी पंजाब के क्षेत्र में मिला है। उसी प्रकार पाकिस्तान के क्षेत्र में ही जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे मोहनजोदड़ो अवस्थित है। उसके अलावा सिंध प्रांत में एक और सभ्यता चान्हो दड़ो मिला है, चान्हो दड़ो की प्राप्ति हुई है। पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान प्रांत, जी हाँ, एक्चुअली मैं बार बार बताया हूँ कि विवादित स्थल है, तो वहाँ पे सुतका गेदोर, जो आधुनिक भारत के हिसाब से देखा जाए तो सुतका गेदोर ही ये जो क्षेत्र है बलूचिस्तान का सबसे पश्चिमी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद देखा जाए तो मांदा जम्मू कश्मीर में, रोपड़ पंजाब में ही, जो भारतीय पंजाब है, ये पाकिस्तानी पंजाब नहीं, भारतीय पंजाब में रोपड़, कालीबंगा राजस्थान में। अब कालीबंगा की खोज किसने की थी, ये एक बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये हैं प्रोफेसर लाल और थापर। प्रोफेसर लाल और थापर ने कालीबंगा की खोज की थी। उसी प्रकार राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल गुजरात, धौलावीरा भी गुजरात में, जहाँ तक हमने बताया था कि धौलावीरा में मतलब नगर 3 भाग में बटे हुए थे, और यहाँ पे नालियों को जो है लकड़ियों के नालियाँ मिली हुई थी। तो ये धौलावीरा गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको, जहाँ तक हमको लगता है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं प्रयत्न करूँगा कि आपके आगे जो भी वीडियो हो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो इसे एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हमेशा मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो ताकि आप लोग अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।